सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करना चाहता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे दोस्तों सीपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर, अब्रीज्ड प्रोसीजर यानी शॉर्टकट। एक तो अभी लेंदी प्रोसीजर हम पढ़ते हैं सीपीसी में, उस लेंदी प्रोसीजर को फॉलो ना करके हम एब्रीज्ड छोटा प्रोसीजर शॉर्टकट फॉलो करेंगे और इसे हम बोलेंगे समरी प्रोसीजर। A procedure by way of summary suit, a procedure by way of summary suit applied to suit upon bills of exchange, hundis, promissory notes when the plaintiff desires to proceed under the provision of order 37। तो शाबाश। तो आइए हम इसे डिस्कस करेंगे, हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हम क्या समझाना चाहते हैं बेटा। ऑन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, ऑन सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिस पर प्लेंटिफ के पास ऑप्शंस होते हैं। प्लेंटिफ के पास ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस होते हैं? आइदर टू फाइल, ऑप्शंस टू फाइल अ सूट नॉर्मल और अंडर ऑर्डर 37। तो ऑन सर्टेन मैटर्स कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां प्लेंटिफ के पास ऑप्शंस है टू फाइल अ सूट। या तो वो सूट फाइल करेगा नॉर्मल या ऑर्डर 37। सो ऑर्डर 37 इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसीजर। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और प्रोमिसरी नोट्स, या यू कैन से चेक्स समटाइम्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स। तो यहां पर प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है when the plaintiff desire to proceed under the provisions of order 37। order 37 is for summary procedure। order 37 में summary procedure के rules हैं। order 37 provides for a summary procedure in respect of certain suits। all suits could not be filed under order 37। ध्यान से नोट करना बेटा, बहुत ध्यान से इस बात को नोट करना। all suits could not be filed under order 37। The object is to prevent unreasonable obstruction by a defendant। और what is the logic behind 37? कि जहां डिफेंडेंट के पास कोई डिफेंस ही नहीं है तो वो अननेसेसरली ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, अननेसेसरली डिले करवाएगा, झूठ बोलेगा जब उसके पास कोई डिफेंस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इन सर्टेन मैटर्स ओनली। तो कोर्ट ऑर्डर 37 में अगर किसी सूट को एक्सेप्ट करेगा तो वो सूट समरी प्रोसीजर के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा और उसमें डिफेंडेंट को डिफेंस करने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे कहते हैं समरी प्रोसीजर। रूल फॉर समरी प्रोसीजर आर एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कोर्ट्स। किन किन कोर्ट्स में समरी प्रोसीजर की बातें एप्लीकेबल होती हैं? हाई कोर्ट्स, सिटी सिविल कोर्ट्स एंड स्मॉल कोर्ट्स। The rules for summary procedure are applicable to the following courts: High courts, city civil courts and small courts. Other courts in such courts, the high courts may restrict the operation of order 37 by issuing a notification in the official gazette। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ कोर्ट्स का ऑर्डर 37 में जुरिस्डिक्शन बार कर सकता है। हाई कोर्ट कैन बार जुरिस्डिक्शन ऑफ सर्टेन कोर्ट्स बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो ऑर्डर 37 को अच्छे से समझना है। ऑर्डर 37 इज फॉर समरी प्रोसीजर ऑन सर्टेन मैटर्स। इट इज द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ, इट इज द डिजायर ऑफ द प्लेंटिफ
whether to file a suit under summary procedure or not. आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, हम आगे इस क्लास को हम शाबाश ध्यान से आप इंस्टीट्यूशन ऑफ समरी सूट्स सच सूट्स may be instituted by presenting a plaint containing the following essentials. तो प्लेंट के अंदर ये बातें होना ज़रूरी है तो माना जाएगा कि you want to file a case under order 37. A specific averment to the effect that suit is filed under this order. आप एक स्पेशल उसमें क्लोज लिखेंगे जिसमें आप स्पेसिफिकली ये बात लिखेंगे कि आपने ये केस समरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 में आपने ये फाइल किया है. तो फर्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक अवर्मेंट वहाँ पे होना चाहिए दैट सूट इज फाइल्ड अंडर दिस ऑर्डर. एंड सेकंड पॉइंट इज दैट नो रिलीफ विच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस रूल हैज़ बीन क्लेम्ड. यानी समरी प्रोसीजर में अगर आप केस फाइल करेंगे तो लिमिटलेस क्लेम नहीं मिल सकता आपको समरी प्रोसीजर में लिमिटलेस क्लेम नहीं मिल सकता. आपको केवल उतना ही क्लेम मिलेगा जितना कि रूल्स में लिखा है. ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिए. जैसे ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में अगर आप केस फाइल करेंगे, ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीजर में आप केस फाइल करेंगे तो आप जो मर्जी चाहे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन समरी प्रोसीजर में आप क्लेम मन चाहे नहीं कर सकते. तो प्लेंट में आप ये तीन बातें जरूरी लिखेंगे. और थर्ड पॉइंट इज द inscription immediately below the number of the suit in the title of the suit that the suit is being established under 37 of the CPC. ठीक है बेटा, शाबाश. और प्लेंट के अंदर जो इंस्क्रिप्शन इमीडिएटली बिलो द नंबर ऑफ द सूट, तो सूट को एक नंबर दिया जाता है और नंबर ऑफ सूट के नीचे ये बात इंस्क्रिप्टेड होगी ये बात कि ये केस ऑर्डर 37 से रिलेट करता है. इसे समरी प्रोसीजर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं करने दिया जाता. लेकिन अगर डिफेंडेंट डिफेंस करना चाहता है तो उसे डिफेंस करने दिया जाएगा. लीव टू डिफेंड का मतलब डिफेंड की परमिशन लेनी पड़ेगी. लीव टू डिफेंड का मतलब ये है कि डिफेंडेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी. आप बहुत ध्यान से ऑर्डर 37 को आगे नोट करेंगे. ऑर्डर 37 रूल 3 prescribe the mode of the service of someone etc. and leave to defend. The defendant is not entitled to defend the suit unless he enters an appearance within 10 days from the service of someone. ठीक है, अगर डिफेंडेंट डिफेंड करना चाहता है तो उसे 10 डेज के अंदर अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट के पास. Such leave to defend may be granted unconditional or upon some condition as the court or the judge may think fit. However, such leave shall not be granted where. Such leave मतलब permission shall not be granted where court is satisfied that the facts disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense or that defense are frivolous or veracious. अगर फ्रिवलियस या वेराशियस या झूठा अगर डिफेंस है तो कोर्ट डिफेंडेंट को डिफेंस करने की परमिशन नहीं देगा. The part of the amount claimed by the plaintiff had and admitted by the defendant to be due from him in deposited him by him in the court. ठीक है बेटा, शाबाश. However, such leave shall not be granted where in दो conditions में the part of the amount claimed by the defendant. सेकंड बात कर रहे हैं, शाबाश. ये परमिशन कब, डिफेंस की परमिशन कब नहीं मिलेगी उसे? The part of the amount claimed by the plaintiff and admitted by the defendant to be due from him is deposited by him in the court. जितना डिफेंडेंट ने क्लेम किया है और जितना प्लेंटिफ ने क्लेम किया है डिफेंडेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है. एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट मतलब डिफेंडेंट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर लीव टू डिफेंड करने का मतलब ही कोई नहीं है. शाबाश. अगर उसने अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है और अमाउंट डिपॉजिट करवाने के बाद उसने एडमिट कर लिया है कि हाँ मुझे पैसा वो देना है, फिर डिफेंस का कोई मतलब नहीं है. शाबाश. आगे हम पढ़ेंगे
ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ध्यान से आप नोट करेंगे बात को। ऑन द हियरिंग ऑफ सच समन फॉर जजमेंट, the plaintiff shall be entitled to judgment provided the defendant has not applied for leave to defend, or if such application has been made and is refused, or where the defendant is permitted to defend but he fails to give required security within the prescribed time, or to carry out such other precautions as may have been directed by the court. On the hearing of such summon for judgment, plaintiff shall be entitled to judgment provided the defendant has not applied for leave to defend. तो plaintiff को judgment कब दी जाएगी? डिफेंडेंट ने अगर डिफेंडेंट हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर लीव टू डिफेंड, अगर डिफेंडेंट ने लीव टू डिफेंड किया अगर डिफेंडेंट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, या फिर इफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड एंड इज रिफ्यूज्ड, और वेयर द डिफेंडेंट इज परमिटेड टू डिफेंड बट ही फेल्स टू गिव द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी within the prescribed time, or to carry out such other precautions as may have been directed by the court. तो ये जो पैराग्राफ है ऑन द हियरिंग ऑफ सच सूट, ये कह रहा है कि प्लेंटिफ को कब जजमेंट का अधिकार हो जाएगा, जजमेंट लेने का हक हो जाएगा प्लेंटिफ को। डिफेंडेंट ने डिफेंड के लिए अपील ही नहीं किया, उसने अपील किया लेकिन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, डिफेंडेंट ने अपील किया, कोर्ट ने उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डिफेंडेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। कोर्ट ने कहा था कि तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो तो हमें डिफेंड करने देंगे, लेकिन डिफेंडेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी। ठीक है, तो इन सब केसेस में प्लेंटिफ डिफेंड करने का हकदार हो जाएगा। आफ्टर डिक्री द कोर्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड द डिक्री एंड इफ नेसेसरी स्टे और सेट असाइड एग्जीक्यूशन and may give leave to defendant to appear and to defend the suit. Rule 4 Order 37. After decree the court may under special circumstances, और इस Order 37 में डिक्री देने के बाद कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट के पास पावर है कि वो इस डिक्री को सेट असाइड कर सकता है और इस डिक्री को एग्जीक्यूशन में नहीं डालेगा। Summary suit must be brought within 1 year from the date of the debt become due. Very very important, 1 year को नोट करेंगे यहाँ पे, 1 ईयर को नोट करेंगे। 1 ईयर से क्वेश्चन आएगा बेटा, लिमिटेशन पीरियड इज 1 ईयर। द समरी सूट मस्ट बी brought within 1 year from the date on which the debt become due and payable, whereas the period of limitation for suits for ordinary cases 3 years under negotiable instrument is 3 years। ठीक है बेटा, जहाँ नॉर्मल केस के लिए लिमिटेशन पीरियड 3 साल के लिए है, समरी सूट के लिए प्रोसीजर 1 साल के लिए है। आप इसे ध्यान से नोट करेंगे और कोई भी डाउट है तो उसे पूछेंगे बेटा। शाबाश।